नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट 4 लेकर के आए हैं और पार्ट 4 में हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आर्मेचर वाइंडिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, एक लैमिनेटेड आर्मेचर कोर जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके स्लॉट्स पर जो है, ठीक है, मैंने कंडक्टर लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। इस स्लॉट पर एक कंडक्टर लिया है और इस स्लॉट पर एक कंडक्टर लिया है, ठीक है। ये दोनों ही आर्मेचर कंडक्टर्स क्या किया रहता है, स्लॉट से इंसुलेटेड किया हुआ रहता है। और देखिए बैक कनेक्शन की मदद से इसको जोड़ दिया गया है। फिर देखिए एक टर्मिनल को एक कम्यूटेटर सेगमेंट पर कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरा टर्मिनल को दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट पर कनेक्ट कर दिया गया है। और इस तरह से देखिए एक कॉयल बना हुआ है जिसको हम लोग आर्मेचर कॉयल कहेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सारे स्लॉट्स पर जो है इंसुलेटेड आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस किया जाता है और बहुत सारे कॉइल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर जो कॉइल्स हैं, ठीक है, उसका सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है और एक वाइंडिंग का निर्माण होता है, ठीक है। उस वाइंडिंग को हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है उसका कनेक्शन जो होगा, ठीक है, वो कम्यूटेटर के थ्रू होगा। यहाँ ये कहना सही होगा कि जो आर्मेचर कॉइल्स होता है, ठीक है, उसका कनेक्शन कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू जो है होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे कॉइल्स को सीरीज पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं और उससे एक वाइंडिंग का निर्माण होता है जिसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और उसी वाइंडिंग पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चाहे वो मोटर मोड में हो या फिर जनरेटर मोड में हो। दोनों ही स्थिति पर बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर्मेचर वाइंडिंग पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेक्शनल व्यू पर जो है, ठीक है, आर्मेचर कोर को दिखाने का प्रयास किया है। और ये सब देखिए गड्ढा जो है उसको स्लॉट कहते हैं, उस पर जो है कंडक्टर्स प्लेस किया हुआ है। दो कंडक्टर जो है पर स्लॉट यहाँ पे लिया गया है। आप कंडक्टर को यहाँ से देख रहे हैं इसलिए इसका सेक्शनल व्यू गोल दिख रहा है आपका, लेकिन एक्चुअली कंडक्टर क्या लंबा है, ऐसे लंबा है, ठीक है। तो यहाँ भी दो कंडक्टर, यहाँ भी दो कंडक्टर, इस तरह से प्रत्येक स्लॉट पर दो कंडक्टर लिया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कंडक्टर जो है इंसुलेटेड किया हुआ है, ठीक है। यानी कंडक्टर के बीच में भी इंसुलेशन है और कंडक्टर और स्लॉट के बीच में भी आपका इंसुलेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कंडक्टर्स का नंबरिंग कर दिया है। और इस तरह से देखिएगा जो ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग टॉप कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, टॉप कंडक्टर्स हैं। और नीचे वाला जो है जैसे 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, बॉटम कंडक्टर्स हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो टॉप कंडक्टर्स होंगे, टॉप कंडक्टर्स जो होंगे उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे आगे देखिएगा। और जो बॉटम होता है, बॉटम कंडक्टर्स, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कंडक्टर को अरेंज कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यही सब कंडक्टर्स जो है, ठीक है, मिल करके जो है बहुत सारा कॉइल्स बनाएगा और सारे कॉइल्स जो है आपस में सीरीज पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होकर के आर्मेचर वाइंडिंग का निर्माण करेंगे। लेकिन हर कॉइल्स का कनेक्शन थ्रू कम्यूटेटर होता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। टॉप कंडक्टर्स सॉलिड लाइन से दिखाया जाएगा, बॉटम कंडक्टर्स डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो डीसी मशीन के केस में, ठीक है, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं लैप वाइंडिंग, दूसरी को कहते हैं वेव वाइंडिंग। तो चलिए इस सब के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग दो हो गया, लैप वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा हो जाता है वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग लैप वाइंडिंग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पहला नंबर लैप वाइंडिंग पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, लैप को किस तरह से समझा जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ टॉप कंडक्टर्स लूँगा, जैसे ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए 1 3 और 5, जैसे ये देखिए 1 3 और 5 टॉप कंडक्टर्स हैं और बॉटम कंडक्टर्स इधर मैं ले रहा हूँ। बॉटम कंडक्टर्स को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। इधर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 8 10 और 12, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, 8 10 और 12 वो सब बॉटम कंडक्टर्स हैं। इधर हो गया आपका टॉप कंडक्टर्स,
और इधर हो जाएगा बॉटम कंडक्टर्स, बॉटम कंडक्टर्स। क्लियर? अब देखिए कॉइल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। यहाँ देखिए जो 1 है, ठीक है, 1 है, उसका कनेक्शन इस तरह से ले लीजिए, एक टॉप कंडक्टर का कनेक्शन एक बॉटम कंडक्टर के साथ होगा, जैसे 8 के साथ हो गया। अभी फ़िलहाल जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारा पिचेज पढ़ेंगे, बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच पढ़ेंगे, ठीक है। वाइंडिंग को आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टाइप से लैप और वेव को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम मान लीजिए, ठीक है, एक टॉप कंडक्टर एक बॉटम कंडक्टर को कनेक्ट किए हैं, ठीक है, 1 और 8 का कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ये 1 और ये 8 पीछे से कनेक्ट हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं कम्यूटेटर का सेगमेंट बना रहा हूँ, ये कम्यूटेटर है आपका, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर यहाँ भी दिखाइए आप, ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट हम दिखाएंगे, ऐसे इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक का कनेक्शन आपका यहाँ हो गया, मान लीजिए 1 के साथ हो गया, तो अगला जो 8 वाला होगा वो यहाँ पर आएगा, 2 पर आएगा। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए इसको आप 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये 1 पर आया और अगला जो छोर है वो 2 पर आएगा। तो ये देखिए कॉइल बना हुआ है। मैंने यहाँ पर भी बना के दिखाया है कि एक टॉप कंडक्टर और एक बॉटम कंडक्टर लिए हैं, 1 टॉप है और 8 बॉटम है, इसको पीछे से जोड़ दिए हैं, बैक कनेक्शन के साथ जोड़ दिए हैं, ये बैक कनेक्शन आपको दिख रहा है। और देखिए एक टर्मिनल आपका कम्यूटेटर सेगमेंट 1 पर आ रहा है, दूसरा टर्मिनल कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पर आ रहा है, और इस तरह से देखिए एक कॉइल आप बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉइल कैसे बनेगा। तो दूसरा कॉइल के लिए देखिए फिर वही चलेंगे, 3 से लेंगे और इधर बढ़ जाएंगे, 10 पर आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अगला कॉइल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, 3 और 10 से, ठीक है। और क्या होगा कि जो प्रीवियस कॉइल जहाँ एंड हुआ है वहाँ से नेक्स्ट कॉइल स्टार्ट होगा, तो बस आप इसको यहाँ जोड़ दीजिए और जो ये टर्मिनल बच जाता है उसको अगले कम्यूटेटर सेगमेंट पर ऐसे ले आइए, ठीक है। तो उसी तरह से इसको करेंगे। देखिए प्रीवियस कॉइल यहाँ एंड हुआ था, तो यहाँ से नेक्स्ट कॉइल का शुरुआत होगा, ऐसे शुरुआत हो गया, और ये जो टर्मिनल है वो अगला आ जाएगा कहाँ, अगला कम्यूटेटर सेगमेंट पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। तो वही 3 यहाँ दिखा दीजिए आप। और नेक्स्ट देखिए फिर आप आ जाइए कहाँ पे, 5 पर आ जाइए और 12 पर आ जाइए, ठीक है। तो देखिए ये 5 और ये देखिए 12, ये अगला कॉइल हो गया। अब क्या करना है, जहाँ दूसरा कॉइल आपका एंड हुआ था वहाँ से तीसरा कॉइल स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ पे जोड़ दीजिए और ये जो टर्मिनल है उसको अगले कम्यूटेटर सेगमेंट 4 पर ले आइए। तो उसी तरह से यहाँ कर लीजिए, ठीक है। जो दूसरा एंड हुआ था वहाँ से तीसरा को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आके यहाँ जोड़ दीजिए और अगला जो टर्मिनल है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा कहाँ, कम्यूटेटर सेगमेंट 4 पर आ जाएगा। तो ये देखिए 4 पर आ जाएगा और इसी तरह से आपका वाइंडिंग चलता जाएगा, ठीक है। और फाइनली आप घूमते 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 कहाँ आ जाएंगे, जहाँ से चले थे वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से वाइंडिंग आपका क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए कॉइल्स जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। देखिए पहला कॉइल और दूसरा कॉइल के बीच में देखिए कुछ ओवरलैपिंग जगह बन रहा है, मैंने देखिएगा कॉइल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जा रहा है, इसीलिए, ठीक है, इस वाइंडिंग का नाम होता है लैप वाइंडिंग। इसमें क्या है, कॉइल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम हुआ है लैप वाइंडिंग। क्लियर? तो लैप वाइंडिंग किस तरह से करना है वो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अभी जो हम लोग लैप वाइंडिंग डिस्कस कर रहे हैं इसको आप बोल सकते हैं सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग, ठीक है। पूरा अगर इसको बोला जाएगा तो ये सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग है। ये सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, डबल लेयर, सिंगल लेयर हम लोग आगे आर्मेचर वाइंडिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो लैप वाइंडिंग है उसका अगर पूरा नाम बोला जाए तो वो हो जाएगा सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग, और यही इसी तरह का वाइंडिंग जो है हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो लैप वाइंडिंग समझ गए, कॉइल से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है लैप वाइंडिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। देखिए आगे अगर हम लोग चलते हैं, इधर मिटा रहे हैं, तो इस वाइंडिंग में होता क्या है कि इस वाइंडिंग पर जो होगा, अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने बैठें तो मान लेते हैं पोल का संख्या कितना है, 4 है, और कॉइल्स हमारे कितने हैं, कॉइल्स का संख्या कितना है,
तो 16 है। इस तरह का अगर है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट आपको प्राप्त होगा। ये देखिए सब कॉइल्स जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जो कॉइल आप ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो बना रहे हैं, इसी को हम लोग इस रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं। कॉइल एक्चुअल में ऐसे बना हुआ है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस रूप में। ये सब क्या है? कॉइल है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब सारा कॉइल्स है। अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ एक ब्रश लगता है, यहाँ भी ब्रश रहेगा, यहाँ भी ब्रश पोजीशन आपका आएगा, यहाँ भी ब्रश पोजीशन आएगा, और इस तरह से देखिएगा। देखिए कितने 16 कॉइल्स हो गए, 1 2 3 4 4 4 16। ठीक है, 16 कॉइल्स हो गया। अभी देखिए यहाँ ब्रश हो गया, यहाँ ब्रश हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है और एक टर्मिनल आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर ये दोनों ब्रश जो है इस तरह से कनेक्ट होता है और यहाँ से आपको एक टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी देखिए कि यहाँ अगर 5 एम्पियर हो रहा है तो यहाँ भी आपका 5 एम्पियर होगा, यहाँ भी आपका 5 एम्पियर होगा, यहाँ भी आपका 5 एम्पियर होगा। सपोज कीजिए 5 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पर कितना होगा? 10 एम्पियर आपको मिलेगा, और यहाँ भी आपको कितना मिलेगा? 10 एम्पियर मिलेगा, और टोटल यहाँ पे 20 एम्पियर आपको आउट होगा। तो करंट जहाँ से मिलेगा, ठीक है, अगर ये जनरेटर है तो यहाँ से अगर करंट अगर आपको मिलता है तो ये प्लस टर्मिनल लेना है और ये माइनस टर्मिनल लेना है। तो 20 एम्पियर आउट हो रहा है तो यहाँ से इन करेगा 20 एम्पियर, फिर वो 2 भाग में बटेगा तो यहाँ देखिएगा 10 एम्पियर यहाँ होगा, और फिर इसमें आ जाएगा आपका क्या? 10 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से लैप वाइंडिंग का जो है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट निकल के आता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का लेकर के इसको चल रहे हैं। तो लैप वाइंडिंग बनाने के लिए सीख गए हैं, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से आप सोच सकते हैं, जब पोल का संख्या 4 और कॉइल्स का संख्या 16 है तो इस तरह से जो है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सब पैरेलल पाथ का जो होता है वोल्टेज भी सेम रहता है। ठीक है, सब पैरेलल पाथ का जो है वोल्टेज सेम रहता है, वही वोल्टेज आपको लोड के लिए टर्मिनल पर प्राप्त होगा। और करंट किस तरह से मिलता है पैरेलल पाथ्स पर, वो देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये सब क्या है? पैरेलल पाथ्स है, पैरेलल पाथ्स है, पैरेलल पाथ्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग का बात करते हैं तो यहाँ जितने पोल्स होंगे उतने ही पैरेलल पाथ्स होंगे और उतने ही ब्रशेस होंगे। देखिए पोल का संख्या 4 है तो देखिए पैरेलल पाथ भी 4 है, दूसरा तीसरा चौथा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पैरेलल पाथ हो गया, और देख लीजिए 4 ब्रश भी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लैप वाइंडिंग से हम लोगों को प्राप्त होता है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि आपको पैरेलल पाथ्स जो है आपको ज़्यादा मिलता है, इसलिए इस जगह जो है, ठीक है, करंट जो होता है आपको अधिक मिलेगा और जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कम होता है। यानी ये जो लैप वाइंडिंग है ये हाई करंट, ठीक है, और लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए जो है आपको सूटेबल होता है। तो लैप वाइंडिंग जो है हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। और इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इसका उपयोग होता है डीसी आर्क वेल्डिंग। ठीक है, डीसी आर्क वेल्डिंग में हाई करंट आपको जो है ज़रूरत पड़ता है एट लो वोल्टेज, तो उसके लिए जो है ये बहुत सूटेबल होता है। अर्थात डीसी आर्क वेल्डिंग जिसमें हाई करंट और लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसके लिए लैप वाइंडिंग जो है बहुत सूटेबल है। क्लियर? तो इस तरह का हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कि लैप वाइंडिंग में, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर आते हैं तो देखिएगा इस जगह जो आप देख रहे हैं प्रत्येक पैरेलल पाथ्स पर जो है, ठीक है, आपका वोल्टेज जो होता है वो समान नहीं होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली फील्ड पोल्स जो है आइडेंटिकल नहीं बना पाते हैं, हर जगह एयर गैप को एक जैसा नहीं रख पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये सब पैरेलल पाथ्स पर जो है वोल्टेज में हल्का हल्का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझिए ये कोई कॉइल है, मान लीजिए इस कॉइल का नाम ए दे देते हैं और इस कॉइल का नाम बी दे देते हैं। ठीक है,
ये देखिए इसका नाम बी दे देते हैं। ये देखिए कोई नॉर्थ पोल N1 के संपर्क में है ये, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई नॉर्थ पोल N2 के संपर्क में है, ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल के संपर्क में है, ये भी नॉर्थ पोल के संपर्क में है में। तो दोनों ही नॉर्थ पोल जो होता है वो आइडेंटिकल नहीं हो पाता है, इसलिए होता क्या है कि जो पैरेलल पाथ होता है उसके ईएमएफ में हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में थोड़ा सा कम। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन पर जाएंगे तो मान लीजिए ये सिचुएशन आपको बनता है, यहाँ 6 एम्पेयर होता है और यहाँ मान लीजिए 4 एम्पेयर होता है, एक कंसिडरेशन ले रहे हैं 4 एम्पेयर होता है। तो अभी भी आप देखेंगे तो क्या 5 4 9 एम्पेयर यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है, 9 एम्पेयर और इसमें क्या है 6 5 11 एम्पेयर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी आप देख लीजिएगा, यहाँ भी देखिएगा तो 6 एम्पेयर इधर है और इधर आपका कल गया 5 एम्पेयर, तो 11 एम्पेयर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा, तो 5 और 4, इसमें आपका 5 4 9 एम्पेयर यहाँ हो जाएगा, 9 एम्पेयर। टोटल तो 20 एम्पेयर है, लेकिन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर आते हैं तो इस तरह का सिचुएशन हम लोग को मिलता है, जैसे कि हमने 2 पैरेलल पाथ पर दिखा लिया कि ये जो कॉइल है ये भी नॉर्थ पोल के ही संपर्क में है। एक कोई नॉर्थ पोल है उसको N1 मान रहे हैं और जो कॉइल बी है वो भी नॉर्थ पोल के ही संपर्क में है जिसको N2 मान रहे हैं, लेकिन ये दोनों के ईएमएफ में थोड़ा सा अंतर रहता है, इसलिए करंट में भी अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए 5 4 9 एम्पियर और यहाँ देखिए 6 5 11 एम्पियर। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए आपका यहाँ 4 और 5 9 एम्पियर और इधर देखिए 6 और 5 11 एम्पियर। टोटल तो 20 एम्पियर घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसके वजह से क्या है, आप गौर से देखेंगे तो इस ब्रश पर जो है थोड़ा सा लोडिंग इफेक्ट कम है और इस ब्रश पर लोडिंग इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। इस पर करंट ज़्यादा हो रहा है तो इस पर लोडिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। उसी तरह से ये जो ब्रश है इस पर जो है ज़्यादा करंट है, इस पर लोडिंग ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा लोडिंग इफेक्ट जिस ब्रश पर रहेगा वो ज़्यादा हीट होगा, ठीक है, और ज़्यादा स्पार्किंग जो है उसमें होने का संभावना रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल जो लैप वाइंडिंग होता है उसमें हम लोगों को क्या है कि ब्रश पर जो है अनइक्वल करंट मिलता है, ठीक है। और इस तरह से जिस ब्रश पर ज़्यादा करंट जो है आपको प्राप्त हो रहा है उस पर स्पार्किंग इफेक्ट होता है और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए जो है हम लोग जो है एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं इक्वलाइजर रिंग, ठीक है। यही जो डिफरेंस आ रहा है ब्रश में करंट का जो डिफरेंस हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर रिंग, ठीक है, किस लिए, टू इक्वलाइज ब्रश करेंट्स, ठीक है। हम लोग इक्वलाइजर रिंग क्यों लगाते हैं, टू इक्वलाइज ब्रश करेंट्स। तो इसको कैसे समझना है, देखिए अभी ये 2 कॉइल हम कंसीडर करके चल रहे थे, ये 2 कॉइल कंसीडर करके चल रहे थे, दोनों ही नॉर्थ पोल के संपर्क में है। ये और बात है कि यहाँ के नॉर्थ पोल को N1 कह रहे हैं, यहाँ के नॉर्थ पोल को N2 कह रहे हैं। देखिए ये यहाँ कनेक्शन एक कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। यही है इक्वलाइजर रिंग जो आगे हम आपको दिखाएंगे, इक्वलाइजर रिंग। ये आपको अभी सीधा दिख रहा है लेकिन आपको दिखाएंगे कि रिंग टाइप का होता है। इसको लगाने से क्या होता है कि देखिए ये भी नॉर्थ पोल के संपर्क में, ये भी नॉर्थ पोल के संपर्क में है। तो क्या होगा कि सपोज कीजिए यहाँ का कुछ इस तरह का आ रहा है, प्लस माइनस मान लीजिए 20 वोल्ट है और यहाँ इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, इस पर जो है प्लस माइनस मान लीजिए 19 वोल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हायर पोटेंशियल पर हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पर हो गया, तो यहाँ एक करंट फ्लो होगा। सपोज कर लीजिए 1 एम्पेयर करंट आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो इधर से तो आपको 6 एम्पेयर मिल रहा था, ठीक है, इधर 6 एम्पेयर आ रहा था, 1 एम्पेयर इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, 5 एम्पेयर बचा, क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ फिर आपको क्या मिल रहा था, इधर से मान लीजिए आपको 4 एम्पेयर था, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे 4 एम्पेयर था और इधर से आपको 1 एम्पेयर यहाँ प्राप्त हो गया, तो टोटल यहाँ आपको हो गया 5 एम्पेयर। तो देख लीजिए 6 आ रहा था, उसका 1 एम्पेयर इधर चला गया तो यहाँ 5 एम्पेयर बचा, और इधर से 4 एम्पेयर आ रहा था और इधर से 1 एम्पेयर आया, तो ये दोनों इनकमिंग करंट मिल करके यहाँ आपको 5 एम्पेयर बना देगा। तो इस तरह से गौर करके देखेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ 5 एम्पेयर और 5 एम्पेयर, ये 10 एम्पेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इधर तो आपको नहीं इक्वलाइज हो रहा है लेकिन यहाँ इक्वलाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए
कि यहाँ पर भी 10 एम्पेयर हो गया, यहाँ पर भी 10 एम्पेयर होगा। इस तरह से जो इस पर लोडिंग इफेक्ट हो रहा था इस ब्रश पर वो आपका कम हो जाएगा और इस तरह से इस पर जो एक्सेस स्पार्किंग हो रहा था वो आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वलाइजर रिंग लगा करके हम लोग ब्रश पर करंट को इक्वलाइज कर सकते हैं और इस तरह से जो है स्पार्किंग इफेक्ट को कम किया जा सकता है। अब देखेंगे कि ये इक्वलाइजर रिंग जो है, ठीक है, वो किस तरह से आपको दिखता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए रिंग जैसा कैसे दिखेगा, तो ये देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका कम्यूटेटर है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा नहीं, इधर 2 सेगमेंट उधर 2 कम्यूटेटर सेगमेंट बना रहे हैं। यहाँ देखिए कॉइल ऐसे है आपका, ऐसे ही बना रहे थे। ठीक है, ऐसे ही 2 कॉइल बना रहे हैं। ये देखिए मान लीजिए N1 के संपर्क में है, ये N2 के संपर्क में है। ठीक है, यहाँ N1 हो जाएगा, ये S1 हो गया, N2 हो गया, S2 हो गया, 4 पोल हो गया। ठीक है, तो देखिए N1 और N2 के संपर्क में ये कौन सा है, तो मान लीजिए कॉइल A है, N1 बना और ये कॉइल B है। ठीक है, ये दोनों कॉइल है। ठीक है, अब इसी में देखिए ये कनेक्शन कर लिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये जो आप डालते हैं ये यही है, रिंग टाइप में दिखता है, यही है आपका इक्वलाइजर रिंग। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ आप ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, तो ये रिंग जैसा दिखता है, तो इसलिए जो है ये इक्वलाइजर रिंग है। इक्वलाइजर रिंग की मदद से ब्रश पर करंट इक्वलाइज करने में हम लोगों को सुविधा होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग जो है हमारा कितना होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ कॉइल साइड्स बटा नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स जो है आपको कितना लगाना है। ठीक है, फॉर ए सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल साइड्स डिवाइडेड बाय पेयर ऑफ पोल्स। तो कॉइल साइड्स क्या है, देखिए कॉइल साइड्स को समझ लीजिए। ये जो देखते हैं आप कॉइल जो बनाते हैं, एक टॉप कंडक्टर और एक बॉटम कंडक्टर में। ठीक है, ये देखिए कॉइल है, इसको आप कॉइल बोलिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल साइड हुआ, ये भी आपका जो देख रहे हैं ये कॉइल साइड हुआ। ठीक है, तो कॉइल साइड आप समझ गए, नंबर ऑफ कॉइल साइड्स डिवाइडेड बाय पेयर ऑफ पोल्स। पेयर ऑफ पोल्स जो होता है, पेयर ऑफ पोल्स देखिएगा तो ये होता है P/2। नंबर ऑफ पोल जितना है उसमें 2 से भागा कर दीजिए तो पेयर ऑफ पोल्स निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से जो है हम लोग आराम से मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करेंगे तो मशीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम और एक चीज़ देख लीजिएगा, देखिए मान लीजिए आपका ये कम्यूटेटर है। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट, यहाँ देखिए कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी देखिए कॉइल लगा हुआ है। तो ये देखिए मैंने बताया था N1 S1 N2 S2। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं पोल पिच, और ये भी आपका पोल पिच। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ का दूरी अगर आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 पोल पिच। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इक्वलाइजर रिंग का 2 कंसेक्यूटिव कनेक्शंस जो होता है उसके बीच में 2 पोल पिच का जो है डिस्टेंस होता है। देख लीजिए 2 कंसेक्यूटिव कनेक्शंस जो है इक्वलाइजर रिंग का, ऐसे यहाँ एक इक्वलाइजर रिंग रहता है, इस तरह से समझ लीजिए, मैंने बना के भी दिखाया था। देखिए ये इक्वलाइजर रिंग है, आधा बनाए हैं। तो देख लीजिए ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो रहा है, तो 2 पोल पिच का डिफरेंस जो है आपको होता है। तो इस तरह से पूछा जाता है कि 2 कंसेक्यूटिव कनेक्शंस किसके लिए, इक्वलाइजर रिंग के लिए। ठीक है, उसके बीच में क्या दूरी होता है, तो 2 पोल पिच का दूरी होता है, यानी 2 कंसेक्यूटिव कनेक्शंस ऑफ इक्वलाइजर रिंग विल बी एट 2 पोल पिच अपार्ट। तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वेव बाइंडिंग पर आ जाते हैं। ठीक है, वेव बाइंडिंग देख लेते हैं कि वेव बाइंडिंग किस तरह से आपका होता है, उसको कैसे समझेंगे। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वेव
वेव वाइंडिंग, ठीक है। लेकिन हम अभी चर्चा किसका करेंगे, सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव वाइंडिंग, ठीक है। ये सब सारा कुछ जो है आगे हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, ट्रिप्लेक्स क्या होता है, डबल लेयर सिंगल लेयर क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है आर्मेचर वाइंडिंग वाले सेक्शन पर जो है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अभी जो वेव बाइंडिंग है उसका मतलब सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव बाइंडिंग, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से आपको समझना है। देखिए टॉप कंडक्टर ले लिए और ये बॉटम कंडक्टर, ठीक है। फिर देखिए ये टॉप कंडक्टर है, फिर ये देखिए बॉटम कंडक्टर, फिर देखिए टॉप कंडक्टर है, फिर देखिए बॉटम कंडक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है 1 है और ये आपका 8 है। उसके बाद ये मान लीजिए 13 है और ये 20 है, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। तो देखिए एक कॉइल बना लीजिए ऐसे, ये टॉप कंडक्टर और एक बॉटम कंडक्टर, ठीक है। यहाँ एक आप कॉइल बना लिए हैं। फिर देखिए आगे, फिर जो है आप ऐसे कर लीजिए, ये नीचे जो है आप इसको जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसको भी थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हम कम्यूटेटर का जो है सेगमेंट्स जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ये आपको लेना है। अब देखिए अगला जो कॉइल बनेगा वो देख लीजिए। एक कॉइल हम आपको बना के दिखाएं, टॉप कंडक्टर 1 है और बॉटम कंडक्टर 8 है, ठीक है। ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन आपको हम प्रीवियस जो है फिगर्स में दिखा चुके हैं। अब देखिए अगला क्या है, 13 और 20 पर बनेगा। तो इसको भी ऐसे कर लीजिए, यहाँ देखिए ऐसे कर लीजिए, फिर ये आएगा कोई कम्यूटेटर सेगमेंट पर, ठीक है। फिर इस तरह से बनेगा टॉप कंडक्टर बॉटम कंडक्टर, है ना। इस तरह से कहीं आएगा ये। तो इस तरह से जो है आपका बनते जाएगा। मान लीजिए ये आपका हो जा रहा है 1 और 8, डिस्टेंस कितना है देख लीजिएगा। ये 8 में 1 जाएगा तो कितना होगा 7, और यहाँ आपका गैप कितना आ रहा है, 13 में 8 जाएगा तो 5 हो रहा है, ठीक। यही चीज़ आपका रिपीट करेगा यहाँ पे। ये देखिए 20 में 13 जाएगा तो 7 हो गया, और यहाँ अगर आप गैप देखिएगा तो 5 होगा। इस हिसाब से ये 25वां नंबर आपका कंडक्टर होगा, ठीक है। फिर ये देख लीजिए ये आपका कितना होना चाहिए, 7 हो रहा है। तो इस तरह से 25 और 7 ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग टॉप कंडक्टर बॉटम कंडक्टर, फिर टॉप कंडक्टर बॉटम कंडक्टर, टॉप कंडक्टर बॉटम कंडक्टर, इस तरह से जो है हम लोग जो है हम कॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और देखिए हर कॉइल का कनेक्शन किस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ बना हुआ है। तो यही है आपका सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव बाइंडिंग, सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव वाइंडिंग, क्लियर। अब देखिए नामकरण कैसे हुआ, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो कुछ इस तरह का है आपका बना हुआ। अगर इस तरह का अगर देखिएगा, इसका शेप देखने का प्रयास कीजिएगा तो कुछ ऐसे आ रहा है। ये क्या है, जस्ट वेव शेप है ये। जैसे वेव हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये वेव जैसा दिख रहा है, वेव शेप में है, इसलिए इस बाइंडिंग का नाम होता है वेव बाइंडिंग। पूरा नाम क्या है, सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ भी कॉइल जो बना हुआ है टॉप और बॉटम पर बना हुआ है, टॉप कंडक्टर ये बॉटम कंडक्टर ये, फिर ये टॉप कंडक्टर ये बॉटम कंडक्टर ये, फिर टॉप कंडक्टर ये बॉटम कंडक्टर ये, और किस तरह से कंडक्टर्स का नंबरिंग किया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से जो है वेव शेप में आपको एक बाइंडिंग प्राप्त होता है, इसलिए इस बाइंडिंग का नाम होता है सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव बाइंडिंग या सिंपली वेव बाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम देखेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए पोल का संख्या 4 है और कॉइल्स जो है आपका मान लीजिए 11 कॉइल्स है, 11 कॉइल्स है। तो देखिए वाइंडिंग किस आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हो जाएगा वाइंडिंग का, 1 2 3 4 5 6, एक साइड 6 कॉइल और एक साइड 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इधर हो गया 1 2 3 4 5, 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रश लगेगा और यहाँ पे एक ब्रश लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको
यहाँ आपको किस तरह का सिचुएशन मिलता है, मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर है तो यहाँ भी आपको 5 एम्पियर मिलेगा, तो टोटल आपको यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे 10 एम्पियर आप इन करा दीजिए, ठीक है। अगर ये जनरेटर है, ठीक है, तो यहाँ से 10 एम्पियर मिल रहा है तो ये आपको प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 1 2 3 4 5 6 कॉयल है, इधर एक 2 3 4 5 है, इधर 6 इधर 5, तो अनइक्वल लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि सपोज कर लीजिए यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 वोल्ट। आपको टर्मिनल पर कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरह से ये होता है प्लस माइनस। अभी इसमें आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 वोल्ट 1 वोल्ट। अभी आप इस पाथ में भी गिन करके देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए मैंने ये दोनों कॉइल्स पर जो है 1 वोल्ट दिखाया है, ठीक है। और अगर देखिएगा गौर से देखिएगा तो यहाँ भी आपको 10 वोल्ट ही मिलेगा इस पैरेलल पाथ पर, इस पैरेलल पाथ भी 10 वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। जाएंगे बस इतना ही समझ लीजिए कि एक साइड कॉइल ज़्यादा रहता है, एक साइड कॉइल कम रहता है, फिर भी दोनों पैरेलल पाथ का जो है वोल्टेज सेम ही होता है, ठीक है। इसलिए जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी कितना 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 वोल्ट यहाँ भी 10 वोल्ट यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों पैरेलल पाथ का वोल्टेज सेम है और देखिए करंट भी सेम है। इन दैट केस क्या हो गया कि आपको यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर, तो आपको 10 एम्पियर प्राप्त होगा। अगर जनरेटर मोड में ये काम कर रहा है तो यहाँ जहाँ से आपको करंट मिल रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और जहाँ से करंट रिसीव हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 वोल्ट यहाँ क्यों आया है वो आपको हम वेव बाइंडिंग वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी इसको ऐसे समझ लेना है। तो यहाँ क्या होता है इसको समझ लीजिए कि यहाँ पोल का संख्या क्या है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। पोल का संख्या क्या है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ये हमेशा इक्वल टू होता है, ये भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू 2 लिख लीजिए। पोल का संख्या क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पैरेलल पाथ्स 2 ही होगा और ब्रश का संख्या भी 2 ही होगा, चाहे पोल का संख्या कुछ भी हो। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। इसमें पोल का संख्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपको लो करंट एंड हाई वोल्टेज जो है आपको प्राप्त होगा। यहाँ देखिए सीरीज में कॉइल्स ज़्यादा आएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए 2 वोल्ट लिए हैं, 2 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो सीरीज कनेक्शन में ज़्यादा कॉइल्स आ रहा है, इसलिए यहाँ हाई वोल्टेज एप्लीकेशन मिलेगा और करंट आपका कम होता है। तो कुल मिला के जो वेव बाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। इसलिए जनरल जो होता है डीसी पावर सप्लाई जैसे लाइटिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, उसके लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है। तो यहाँ मिलता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन जो जनरल पावर डीसी पावर सप्लाई के लिए सही है या बैटरी चार्जिंग वगैरह जो होता है उसके लिए बहुत सही है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो अब यहाँ एक चीज़ होता है कि ध्यान रखना है कि ये जो पैरेलल पाथ है, ठीक है, मैंने पोल का संख्या 4 लिया है तो इस पैरेलल पाथ पर N1S1 N2S2 ये सारे पोल्स का इफेक्ट इसमें आपको मिलता है और इसमें भी आपको N1S1 N2S2 इसमें भी चारों पोल्स का इफेक्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी सारे पोल्स का इफेक्ट रहता है, इस पैरेलल पाथ में भी और इस पैरेलल पाथ में भी सारे पोल्स का इफेक्ट रहता है। इसलिए आपको क्या है यहाँ पे दोनों पैरेलल पाथ का वोल्टेज सेम रहता है और करंट शेयरिंग जो है सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर इक्वलाइजर रिंग का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिख लेना है नो इक्वलाइजर रिंग्स नीडेड, ठीक है। क्योंकि हमारा करंट शेयरिंग इक्वल है, पैरेलल पाथ का वोल्टेज भी इक्वल है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम लोगों को इक्वलाइजर रिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी वेव बाइंडिंग बात करेंगे तो इक्वलाइजर रिंग उसमें नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वेव बाइंडिंग पर अक्सर जो है कॉइल्स का संख्या ऑड रहता है। ये जो संख्या है ये ऑड रहता है, ठीक है। कॉइल्स का संख्या ऑड रहने पर क्या होता है, कॉइल्स जो है आपका क्या रहता है, ऑड में रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि आर्मेचर पर क्या होता है, मैकेनिकल इम्बैलेंस आपको प्राप्त होगा।
और उसके वजह से मशीन में थोड़ा सा साउंड आपको मिलेगा, वाइब्रेशंस मिलेगा। ठीक करने के लिए मैकेनिकल बैलेंसिंग आपको प्राप्त हो आर्मेचर में, इसके लिए क्या करते हैं, उसमें जो है आर्मेचर में कुछ एक्स्ट्रा कॉइल्स जो है लगा देते हैं। ठीक है, आर्मेचर में कुछ एक्स्ट्रा कॉइल्स लगा देते हैं जिसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो सारा कॉइल्स जो है उसको हम लोग डमी कॉइल्स कहते हैं, और डमी कॉइल्स का सिर्फ काम है मैकेनिकल बैलेंसिंग जो है वो आर्मेचर पर बनाए रखना। ठीक है, उसका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।